Hi guys, let's get started with the exercise 3.2 exemplar की chapter 3 obviously. तो जो first question हमारा यहाँ पर that is, do the following pair of linear equations have no solution and you have to justify your answer. पहले आपको ये figure out करना है कि given pair of equations जो है उनका solution होगा या नहीं होगा, और जो भी होगा उसको आपको जस्टिफाई करना है। आपको जस्टिफाई करना है कि नो सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन नहीं है। तो यहां पर कंडीशन जो होती है, हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से बनने वाली जो लाइंस है या तो वो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। इंटरसेक्टिंग होंगी मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, राइट। या फिर वो लाइंस पैरेलल हो सकती है। पैरेलल मतलब क्या, नो सॉल्यूशन आएगा। या फिर वो लाइंस कोइंसिडेंट हो सकती हैं। कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमें फिगर आउट करना है, तो हम बेसिकली फोकस करेंगे इस कंडीशन पर। अगर a1 a2 का रेशो b1 b2 के रेशो के बराबर हो, बट ये दोनों c1 c2 के बराबर नहीं हो, तो फिर हम बोलेंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, a1 a2 जो है ना वो x के कोएफिशिएंट का रेशो होना चाहिए, b1 b2 होना चाहिए y के कोएफिशिएंट्स का रेशो, और c1 c2 होता है कांस्टेंट टर्म्स का रेशो। ठीक। तो पहला जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो ये है, 2x + 4y = 3 एंड 12y + 6x = 6। अब जल्दी जल्दी में अगर तुमने ये कर दिया कि 2/12 कर दिया a1 a2 को, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन 12 x का कोएफिशिएंट नहीं है, वो है y का कोएफिशिएंट। तो उन्होंने क्या है, उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है। नॉर्मली 6x पहले लिखा होता है, लेकिन उन्होंने 6x बाद में लिख दिया और 12y पहले लिख दिया, y का टर्म पहले लिख दिया। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है हमें। तो यहां पर आप देखो a1/a2 की वैल्यू क्या होगी। a1 यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, अपॉन a2 क्या है, यहां x का कोएफिशिएंट है 6, तो a1/a2 कितना है, 1/3 है। ठीक है। वहीं b1/b2 देखते हैं। b1/b2 क्या है, b1 यहां y का कोएफिशिएंट 4 और b2 यहां है y का कोएफिशिएंट 12, 4/12 होता है 1/3। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। चलो इतना तो फिगर आउट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं c1/c2। c1/c2 क्या है, अब दोनों कांस्टेंट टर्म राइट में है तो बिल्कुल चलेगा। ये है 3c1 की वैल्यू और ये है 6c2 की वैल्यू। 3/6 भी क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहां से हमारे पास निकल के आता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, बट दे आर नॉट इक्वल टू c1/c2। तो मैं यहां बोलूंगा सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 but this is not equal to c1/c2, this pair of equations has no solution, right? no solution की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना ये वाली, hence this pair of equations has no solution। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहां पर x is equal to 2y and y is equal to 2x। अब इसको अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना यहाँ पर कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सारे टर्म्स को लेफ्ट में लेके आते हैं। तो ये जो पहली इक्वेशन है ये हो जाएगी x - 2y = 0, और ये दूसरी इक्वेशन है ये लेफ्ट में आएगी तो ये बनेगी -2x + y = 0। ये बन जाएगा। ठीक है। अब हम यहां पर चेक करते हैं a1/a2 और b1/b2 का और c1/c2 का रेशो क्या है। तो यहां पर a1/a2 देखो कितना है, a1/a2 है 1, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यह है 1/, यहां x का कोएफिशिएंट पूरा -2 लेंगे, तो 1/-2 इज -1/2। b1/b2 कितना है, b1/b2 यहां पर b1 है -2 और यहां पर b1 क्या है, +1, तो ये आ गया सिंपली -2/1। अब देखो यहां पर आपको c1/c2 की रेशियो निकालने की एक्चुअली जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है, समझो। ये दोनों रेशियोज बराबर नहीं आ रहे हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहां हम बोलेंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, this pair of equations क्या होगा, यहां पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस
हैज अ यूनिक सोल्यूशन, हैज अ यूनिक सोल्यूशन। तो अगर आप या तो इस तरीके से लिख सकते हो, वरना आप ये लिख सकते हो, सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस, this pair of equations will not have no solution, will not have no solution। हमें तो no solution के बारे में देखना था ना, तो no, this pair of equations will not have no solution। यहां आंसर आएगा yes, this pair of equations has no solution। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस पे। 3x प्लस वाई माइनस 3 इज 0 एंड 2x प्लस 2 बाई 3y इज इक्वल टू 2। तो यहां पर हम देखते हैं अब a1 अपॉन a2 क्या है। a1 अपॉन a2 कितना है, a1 है x का कोएफिशिएंट यहां पर 3 और a2 है x का कोएफिशिएंट यहां पर 2, तो ये आ गया 3/2। अब b1 अपॉन b2 चेक करते हैं। b1 क्या है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ क्या है 2/3 है। अब मुझे पता है 2/3 रेसिप्रोकल होकर ये जो 3 है ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 1 × 3 हो जाएगा 3/2। ठीक है, देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना, 3/2 बराबर आ रहे हैं। अब मैं C1 अपॉन C2 भी चेक कर लेता हूं। C1 अपॉन C2 कितना है, ये है 0, सॉरी कांस्टेंट टर्म तो ये है -3 अपॉन, अब देखो ये -3 लेफ्ट में लिया था, तो इस 2 को भी लेफ्ट में लेके आना, तो इस 2 को लेफ्ट में लेके आओगे तो -2 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। -3/2 में माइनस कैंसिल्स आउट, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों रेशियोज क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। बराबर आ रहे हैं तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये हो रही है ये वाली कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां पर बोलूंगा मैं, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, दिस pair of equations will not have no solution। क्या होगा यहां पर, एक्चुअली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया। मैं इसको थोड़ा सा, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आई विल सेग्रीगेट इट प्रॉपर्ली। ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए इस क्वेश्चन के, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड दी थर्ड पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन यहां पर वही चीज करनी है हमें, डू द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस और नॉट, एंड वी हैव टू जस्टिफाई द आंसर। तो भाई कोइंसिडेंट लाइंस कब होती हैं, लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं जब वो या तो इंटरसेक्टिंग हो या फिर कोइंसिडेंट हो। तो मैं अगेन a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के रेशियोज को कंपेयर करूंगा। अगर मेरे पास ये वाला या फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो लाइंस होंगी कंसिस्टेंट, लेकिन अगर ये वाली सेटिस्फाई होगी तो वो लाइन होगी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो लेट्स चेक ओवर हियर, a1 अपॉन a2, a1 क्या है, यहाँ पर x का रेशियो कोएफिशिएंट 3 और यहाँ पर है 7, 3/7 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, यहाँ है b1 1/7 और यहाँ y का कोएफिशिएंट है 3, तो 1/7 अपॉन 3, तो ये 7 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 1/21 हो गया। अब देखो यहाँ पर आप a1 अपॉन a2 और जो b1 अपॉन b2 है, ये दोनों रेशियोज बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली होगी। c1 c2 पे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है यहां पर। तो सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इस कर लेना, इज कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देख लेते हैं अब। यहां पर अगेन ध्यान रखना, x और y के टर्म्स को आगे पीछे लिखा हुआ है तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें। तो a1 अपॉन a2 क्या है, यहां पर x का कोएफिशिएंट है -2 और यहां x का कोएफिशिएंट है 4, तो ये हो जाएगा -1/2 a1 अपॉन a2 की वैल्यू। b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या होगी चेक करते हैं। यहां b1 जो है y का कोएफिशिएंट है -3
और यहां y का कोएफिशिएंट है 6, तो -3/6 इफेक्टिवली -1/2 हो जाता है। अब सिंस ये दोनों रेशियोज बराबर हैं तो मुझे C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। तो C1/C2 पर आते हैं। अब देखो यहां पर दोनों कांस्टेंट टर्म्स राइट में है, बिल्कुल सही। तो C1 है कांस्टेंट टर्म 1 और यहां पर है -2, तो 1/-2 इज -1/2। ठीक, तो क्या इफेक्टिवली यहां पर हो गया, ये तीनों रेशियोज जो है -1/2, -1/2, -1/2 बराबर है। तो मैं बोलूंगा यहां पर since A1/A2 is equal to B1/B2 which is also equal to C1/C2, this pair of equations has और has तो सॉल्यूशन के लिए is consistent। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पर आते हैं यहां पर। अब यहां पे कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स ये फ्रैक्शन में है तो कोई बात नहीं, अपन करते हैं A1/A2 चेक करते हैं क्या होगा। यहां x का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 है, 2 नहीं है 1/2 है, तो x का कोएफिशिएंट 1/2 और यहां A2 मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो 1/2/4 हो जाएगा 1/8। सिमिलरली B1/B2 की वैल्यू क्या है, यहां y का कोएफिशिएंट है 1 और यहां y का कोएफिशिएंट है 1, तो 1/8 तो ये दोनों बराबर आ गए। तो अब मुझे C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। तो C1/C2 क्या हो जाएगा, 2/5 यहां पर है और यहां पर है 5/16। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/5 इंटू डिनोमिनेटर का जो है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 16/5, तो ये हो जाएगा अपना कितना, 32/25। अब आपको समझ में आ रहा है यहां पर ये दोनों रेशियोज तो बराबर हैं बट ये दोनों C1/C2 के बराबर नहीं है। तो मैं यहां बोलूंगा since A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2। ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब कि ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस है। Since A1/A2 is equal to B1/B2 not equal to C1/C2, this pair of equations is inconsistent। ये हो जाएगा इस पार्ट का आंसर मेरा। देख लो आप एक बार अच्छे से समझ लो इसको, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आपको x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो फिगर आउट करना है। जस्ट मेक श्योर कि x के कोएफिशिएंट्स का ही रेशियो लो आप, एक जगह x और एक जगह y मत ले लेना, वो गलती मत करना। एंड एक चीज बस ध्यान रखना, या तो कांस्टेंट टर्म्स दोनों राइट में हो या फिर कांस्टेंट टर्म दोनों लेफ्ट में होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर हमें बताना है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये बताना है। अब मैं पूरा लिख के नहीं बताऊंगा, वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द प्रीवियस क्वेश्चन, तो मैं बस फिगर आउट अपन डायरेक्टली मैं आंसर्स आपको बता दूंगा, पूरी चीज लिखूंगा नहीं यहां पर। चलो देखते हैं। तो कंडीशन वही है, कंसिस्टेंट होने के लिए या तो x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए, या फिर ये तीनों रेशियोज बराबर होने चाहिए तो कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी, और अगर ये कंडीशन बनेगी तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी। तो यहां पर देखो A1/A2 कितना है, वो है -3 और यहां पर x का कोएफिशिएंट है 3, -3/3 यानी कि -1/1। B1/B2 कितना है, यहां है B1 यानी y का कोएफिशिएंट -4 और यहां पर है +4, -4/+4 -1 हो जाएगा। और वहीं C1, अब ये दोनों बराबर आ गए ना, ये दोनों बराबर आ गए तो मुझे C1/C2 चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर में C1 C2 हो भी सकते हैं बराबर, नहीं भी हो सकते हैं। तो C1/C2 कितना है, अब देखो दोनों कांस्टेंट टर्म्स राइट में है चलेगा, और दोनों कांस्टेंट टर्म्स कितने हैं 12 और 12, तो 12/12 हो जाता है +1। तो अब यहां पर समझो कि ये रेशियो इसके बराबर है बट ये रेशियो इसके बराबर नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हो जाएंगी। ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ना, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट आ जाएंगी फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखते हैं A1/A2 कितना है, A1/A2 हो जाएगा
x का कोएफिशिएंट 3/5 और यहां पर है 1/5, तो बाय 5 कैंसिल्स आउट, ये हो जाएगा 3/1 a1/a2। वहीं अगर मैं b1/b2 चेक करूं तो b1/b2 कितना आएगा, -1/-3, -1/-3 इज 1/3। ठीक है, अब आगे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है यहां पर। क्यों नहीं है, ये दोनों रेशियोज ही बराबर नहीं आ रहे, a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आ रहे हैं, तो मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि ये दोनों इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट है, दे आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब यहां पर आप देखोगे तो आपको कोएफिशिएंट जो है ना कांस्टेंट्स नहीं है, कोएफिशिएंट्स नंबर्स नहीं है, a या b के टर्म्स में है, कोई बात नहीं, लेट्स फिगर आउट। यहां पर a1/a2 क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट 2a है और यहां x का कोएफिशिएंट 4a है, तो देखो a कैंसिल आउट होगा, 2/4 आ जाता है 1/2। ठीक है, b1/b2 चेक करते हैं, b1/b2 क्या है, तो यहां y का कोएफिशिएंट क्या है, b, और यहां y का कोएफिशिएंट क्या है, 2b, b कैंसिल आउट होगा तो ये क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब ये दोनों रेशियोज बराबर आ गए तो मुझे c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा, तो c1/c2 कितना हो जाएगा। अब देखो यहां पर कांस्टेंट राइट में है और यहां कांस्टेंट लेफ्ट में है, तो इसको राइट में लेके जाओगे तो +2a बन जाएगा, तो c2 हो जाएगा 2a और c1 क्या है, राइट में a है, तो a/2a कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो यहां अगर मैं रेशियोज कंपेयर करूं तो ये भी 1/2, 1/2, 1/2, तीनों रेशियोज बराबर आ गए, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोइंसिडेंट लाइंस वाली, हेंस दीज टू इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस, ये हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशंस हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं लास्ट पार्ट विच इज द फोर्थ पार्ट। क्या दिया हुआ है यहां पर, x + 3y is 11 and 2 times of 2x + 6y is 22। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा सा रीराइट कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर दें दोनों साइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2x + 6y लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू 22/2 हो जाएगा 11। तो ये हो गई हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन। चलो अब देखते हैं a1/a2 की वैल्यू क्या है। यहां x का कोएफिशिएंट 1 है और यहां x का कोएफिशिएंट 2 है, तो a1/a2 आ गया 1/2। b1/b2 कितना आएगा, b1/b2 यहां x का कोएफिशिएंट है, सॉरी y का कोएफिशिएंट है 3 और यहां है 6, 3/6 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/2। ओके, तो ये दोनों बराबर आ गए, तो मुझे अब c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा, तो c1/c2 चेक कर लेते हैं, कितना होगा, कांस्टेंट्स दोनों राइट साइड में लिखे हैं, ये भी राइट में है और ये भी राइट में है, तो 11/11 वो हो जाएगा 1। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, ये तो इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हेंस दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चारों पार्ट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है यहां पर, फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दीज टू टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी 1, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और नॉट। क्या लैम्डा की वैल्यू 1 पे इन दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे या नहीं आएंगे, ये फिगर आउट करना है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि लैम्डा 1 पे आ जाएंगे, आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है और क्यों, सही है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। तो चलो देखते हैं यहां पर कंडीशंस क्या है हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए मेरे पास ये कंडीशन होनी चाहिए, फॉर two pair of equations to have infinite solution, the ratio of the coefficients of x should be same as ratio of coefficients of y should be same as the ratio of constant terms। तो चलो हम निकालते हैं यहां पर ratio of coefficients of x and y and z। तो x के coefficients का रेशियो क्या होगा, a1/a2 यानी लैम्डा बाय 2। ठीक है, b1/b2 जो है वो क्या हो जाएगा 3/6। ठीक है, और c1/c2 क्या हो जाएगा, वो दोनों राइट साइड में है तो वेरी गुड, ये हो जाएगा -7/14। अब कंडीशन आपकी कहती है
कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि λ/2 शुड बी इक्वल टू 3/6 शुड बी इक्वल टू माइनस, अच्छा 3/6 को सिंप्लीफाई कर लो आप पहले। 3/6 कितना हो जाएगा 1/2, और -7/14 को सिंप्लीफाई करोगे तो -1/2 हो जाएगा। अब यहां पर आप एक गलती ये कर सकते हो कि आप लेके फटाफट ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू 1 निकाल लोगे, हो जाएगा। क्या लैम्डा की वैल्यू 1 ऐसे, अगर सिर्फ इस पार्ट पे ध्यान दिया, सिर्फ इस पार्ट पे आपने ध्यान दिया, तो आप इसका आंसर बोल दोगे कि लैम्डा 1 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, वेरी गुड, तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन नहीं है। लैम्डा 1 पे ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन आपको ये भी तो ध्यान देना है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्या ये दोनों बराबर हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे भाई। ये +1/2 है और ये -1/2 है, तो यहां पर सिंस B1/B2 कैन नेवर बी इक्वल टू C1/C2, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, no value of lambda for which this pair of equations will have infinite solutions, लैम्डा की वैल्यू 1 पे आप ये तो मेक श्योर कर लोगे कि ये दोनों बराबर हो जाए, लेकिन सिर्फ ये दोनों बराबर नहीं चाहिए हमें, ये दोनों C1/C2 के बराबर भी तो होने चाहिए। भैया आप सिर्फ इसको इसके बराबर कर लोगे, कैसे? आप बोलोगे λ/2 को -1/2 रख देता हूं, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है? तो लैम्डा -1 पे ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, वेरी गुड। फिर क्या होगा? ये दोनों बराबर हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे, दिक्कत आ जाएगी। तो लैम्डा की कोई वैल्यू है ही नहीं जिसपे ये तीनों रेशियोज बराबर हो जाए, ठीक है? चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच these two pair of equations will have infinite solutions, और इसका आंसर होगा no, lambda is not 1. Is this statement true? This statement is false. The statement is false. ये लिख लेना, this statement is false because B1/B2 is not equal to C1/C2. Okay? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। For all real values of C, the pair of equations, ये जो pair of equations है, have a unique solution. ठीक है? Justify whether it is true or false. ठीक है? यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन होती है x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो y के कोएफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। C1/C2 से मतलब ही नहीं है, वो इनके बराबर है नहीं है, कुछ टेंशन ही नहीं है C1/C2 से यूनिक के लिए, तो ठीक है। तो यहां पर मैं चेक करता हूं A1/A2 की वैल्यू। A1 यहां x का कोएफिशिएंट 1 है और यहां x का कोएफिशिएंट 5 है। फिर चेक करते हैं B1/B2, यहां y का कोएफिशिएंट क्या है? -2, और यहां y का कोएफिशिएंट है -10, तो -2/10 इज 1/5। अब हो क्या गया यहां पर ये हो गया कि ये दोनों बराबर आ गए। अब ये दोनों बराबर अगर आ गए तो इनमें से ही कोई कंडीशन बनेगी, या तो कोइंसिडेंट यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, तो सी तक जाने की नौबत ही नहीं पड़ती है जब यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो सी से मतलब ही नहीं है। तो दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज, दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन एनी रियल वैल्यू ऑफ सी। वेल, ये दोनों बराबर नहीं है तो अब सी की वैल्यू से फर्क पड़ेगा ही नहीं, सी की वैल्यू आप कुछ भी ले लो। तो दिस और दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस will not have a unique solution, will not have a unique solution because A1/A2 not equal to B1/B2 condition is not true here, is not true here। ये कंडीशन ट्रू होती ना तो ही यूनिक सॉल्यूशन होता, तब हम बात करते सी की वैल्यू पे लिए, लेकिन ये कंडीशन ही सही नहीं है तो कांस्टेंट टर्म्स पे जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का।
The line represented by x is equal to 7 is parallel to the x-axis. Justify whether the statement is true or not. तो भाई आप इसको ऐसा समझो, या तो आप इसका ग्राफ बना लो. अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो होगा क्या, ग्राफ बनाने पर जब मैं y की वैल्यू 0 लूंगा तब x की वैल्यू 7 होगी, तो ये पॉइंट हो गया. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी हमने किया था, एग्जाम्पलर की 3.1 एक्सरसाइज में भी ऐसे 2-3 क्वेश्चंस थे. तो y वैल्यू 0 लेने पर x 7 आएगा, y 1 रखोगे तब भी x 7 आएगा. सॉरी, x 7 आना चाहिए ना, मैंने गलती कर दी, रुको. अरे क्या हो रहा है, एक्स वाई एक्सेस बना लेते हैं. अब मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7. y 0 होगा तो x 7 मतलब ये पॉइंट हो जाएगा. y जब 1 होगा तब भी x की वैल्यू 7, ये पॉइंट आएगा. y 3 होगा तब भी x की वैल्यू 7, ये पॉइंट आएगा. तो x की वैल्यू 7 ही होगी हमेशा. तो जब ये सारे पॉइंट्स आप ज्वाइन करोगे तो ये लाइन ऐसी बनेगी. ये लाइन किसकी बन रही है, x इज इक्वल टू 7 की. तो आपको दिख रहा है ना, ये लाइन क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है. ये लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है. ये तो x एक्सिस को कट कर रही है ना इस पॉइंट पर, ये x एक्सिस को कट कर रही है इस पॉइंट पर. तो आप बोलोगे सिंस x इक्वल्स टू 7 कट्स x एक्सिस, इट इज नॉट पैरेलल टू x एक्सिस. जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कट कर रही है. तो इन जनरल ध्यान रखना, एक मैं आपको फंडा बता देता हूं, याद रखे तो ठीक है, नहीं तो मतलब इतना ज्यादा इशू है नहीं. अगर आपके पास कोई इक्वेशन है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -5/6 प्लस 3/10 कुछ भी हो सकता है. तो ये जो लाइन है ना, दिस लाइन विल ऑलवेज बी पैरेलल टू y एक्सिस. ये हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी. x इक्वल्स टू कांस्टेंट हमेशा y एक्सिस के पैरेलल आएगा. वहीं अगर मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू कांस्टेंट है, अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, तो ये लाइन हमेशा क्या होगी, दिस लाइन विल ऑलवेज बी पैरेलल टू दी x एक्सिस. दिस विल ऑलवेज बी पैरेलल टू दी x एक्सिस. हमेशा ध्यान रखना. अभी तो पैरेलल वाली बात करी, ये जो लाइन है ना, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो बाय डिफॉल्ट दिस विल बी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल जो भी होगा वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली, और जो x एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के जो भी पैरेलल होगा वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा. तो परपेंडिकुलर टू ये हो जाएगा y एक्सिस. ये बस समझने वाली बात है, आपको ध्यान रहे तो अच्छा है. आगे के हायर क्लासेस में तो बहुत एक्सटेंसिवली यूज भी होगा इफ यू चूज मैथ्स इन 11th एंड 12th. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.2 ऑफ एग्जाम्पलर. थैंक यू.